क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शराब का सिर्फ एक घूंट कैसे एक बेहद आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति को पल भर में एक भयानक शैतान में बदल सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ मिजाज बदलना नहीं है, बल्कि यह एक डरावना नाटक है जहां इंसान अपनी आखिरी नकाब भी उतार देता है। आज हम मानव मनोविज्ञान के सबसे खतरनाक और जहरीले तालमेलों में से एक की गहराई में उतरेंगे। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, और शराब, अल्कोहल। आप जानेंगे कि एक शराबी नार्सिसिस्ट सिर्फ एक नशे में धुत आदमी क्यों नहीं होता, बल्कि वह उसके सबसे अंधेरे, अशुद्ध स्वरूप का एक अति संवर्धित रूप होता है। अंत तक हमारे साथ बने रहे और मैं वादा करता हूं कि आप उन हर व्यक्ति को एक नई नजर से देखेंगे जो दो घूंट लेने के बाद महफिल की जान बन जाते हैं। जो जानकारी आपको यहां मिलेगी वह सिर्फ आपको हैरान ही नहीं करेगी, बल्कि यह सचमुच आपके मानसिक स्वास्थ्य को बचा सकती है। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आइए शब्दों को जल्दी से समझ लें। नार्सिसिस्ट कौन होता है? यह सिर्फ एक अहंकारी या आत्मप्रेमी व्यक्ति नहीं है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी, एक जटिल मानसिक स्थिति है जिसकी पहचान सहानुभूति की पूर्ण कमी, खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानने की एक भव्य भावना और प्रशंसा और मान्यता की एक बेतहाशा, अतृप्त जरूरत से होती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक भयानक खालीपन होता है जिसे वह दूसरों के शोषण के सहारे भरने की कोशिश करता है। वह अपनी अंदरूनी असुरक्षा को छुपाने के लिए पूर्णता का एक सावधानीपूर्वक घड़ा हुआ मुखौटा पहनता है। अब इस कॉकटेल में शराब को मिला दीजिए। शराब एक डिप्रेशन लाने वाला पदार्थ है जो दिमाग में नियंत्रण और अवरोधक तंत्रों को कमजोर कर देता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसका मतलब आराम और अधिक मेलजोल हो सकता है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट के लिए शराब एक ऐसी चाबी है जो उसके असली रूप वाले पिंजरे का ताला खोल देती है। यह सिर्फ तनाव दूर नहीं करती, यह नकाब उतार देती है। सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे वह है अति आकर्षण, हाइपरचार्म का दौर। जब एक नार्सिसिस्ट पीना शुरू करता है तो वह तुरंत आक्रामक नहीं होता। इसके विपरीत उसकी खुददारी और करिश्मा 10 गुना बढ़ जाता है। वह महफिल की जान बन जाता है, सबसे हाजिर जवाब, सबसे दिलचस्प बात करने वाला। उसकी कहानियां और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाती हैं, मजाक और भी मजेदार, और आपके लिए की गई तारीफें और भी मीठी। ऐसा क्यों होता है? शराब उसके अंदरूनी अवरोधों, इंटरनल बैरियर्स को हटा देती है, लेकिन उन अवरोधों को नहीं जो गुस्से को रोकते हैं, बल्कि उन अवरोधों को जो उसके भव्य अहंकार, ग्रैंड सेल्फ, को बांधे रखते हैं। अब उसे इस बात की परवाह नहीं रहती कि वह खुद को किस तरह पेश करे। वह बस अपने आदर्श स्व, आइडियल सेल्फ की केंद्रित छवि आप पर उछाल देता है, जिसकी रिहर्सल वह होश में रहते हुए इतने समय से कर रहा था। इस पल में उसे भारी मात्रा में नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। सभी की निगाहें उसी पर टिकी होती है, सभी उसके मजाक पर हंसते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं। उसके लिए यह अमृत के समान है। जरा उस अभिनेता की कल्पना करें जो एनकोर अनकोर के लिए आया हो और तालियों की गड़गड़ाहट में नहा रहा हो। पहले कुछ जाम के बाद नार्सिसिस्ट बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता है। वह आसपास वालों की आंखों में श्रद्धा देखता है और यह उसकी खुद की भव्यता की पुष्टि करता है। यह दौर सबसे कपटी जाल है। आप आराम महसूस करते हैं, सोचते हैं, देखो, आखिरकार यह सच्चा है, खुशमिजाज और खुला हुआ। लेकिन असल में आप उसका असली रूप नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसके नकली मुखौटे का एक ज्यादा फूला हुआ और कम नियंत्रित संस्करण देख रहे हैं। यह आराम नहीं है, यह एक तमाशे की शुरुआत है, उस अराजकता, क्याओस की प्रस्तावना जो अनिवार्य रूप से इसके बाद आने वाली है। इसके बाद आसपास के लोगों के लिए भावनाओं के उतार चढ़ाव, इमोशनल रोलर कोस्टर का दौर शुरू होता है। जब नार्सिसिस्ट शुरुआती तारीफों से ऊब जाता है तो उसे लगने लगता है कि बस इतना काफी नहीं है। सिर्फ तारीफ या पूजा अब उसे संतुष्ट नहीं करती। उसे नाटक चाहिए, उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए,
और शराब उसे इसके लिए एकदम सही हथियार दे देती है। वह एक माहिर संगीत निर्देशक की तरह आपकी भावनाओं से खेलना शुरू कर देता है। अभी अभी वह आपको बता रहा था कि आप कितने शानदार व्यक्ति हैं, और अगले ही पल वह एक तीखी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर सकता है जो सीधे आपकी दुखती रग पर वार करती है। फिर जब वह आपकी उलझन या नाराजगी देखता है तो तुरंत वापस अपने आकर्षक मोड पर आ जाता है। वह आपको बहुत ज्यादा संवेदनशील होने का आरोप लगाएगा या जोर देकर कहेगा कि यह तो बस एक मजाक था। क्या तुम मजाक भी नहीं समझ सकते? वह एक निहत्था करने वाली मुस्कान के साथ कहेगा। गर्मी से ठंडक की ओर, तारीफ से अपमान की ओर का यह झूला आपके अंदर एक तरह का मानसिक भ्रम पैदा करता है। आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह आपको पूरी तरह से असंतुलित कर देता है, आपको कमजोर बनाता है और उसकी मनोदशा पर निर्भर कर देता है। नशे में धुत नार्सिसिस्ट इस शक्ति का मजा लेता है। वह देखता है कि आपके चेहरे के हाव भाव कैसे बदल रहे हैं, आप कैसे उसके अगले कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे उसे बहुत बड़ा आनंद मिलता है। शराब शिष्टाचार की सारी सीमाएं मिटा देती है और उसे बिना किसी पछतावे के आपकी मानसिकता पर यह क्रूर प्रयोग करने की अनुमति देती है। वह जैसे यह जांच रहा होता है कि वह कितनी दूर जा सकता है, आपको तोड़ने से पहले वह आपको कितना झकझोर सकता है। और आपकी हर भावनात्मक प्रतिक्रिया, चाहे वह आंसू हो, गुस्सा हो या घबराहट, उसके लिए नार्सिसिस्टिक खुराक की एक अतिरिक्त खुराक होती है। तीसरा चरण है आत्म महत्व की भावना को बेतुकी हद तक बढ़ा देना। अगर होश में वो खुद को बस दूसरों से बेहतर मानता है, तो नशे की हालत में वो खुद को भगवान समझने लगता है। शराब उसकी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर देती है और उसके अहंकार को ब्रह्मांड के आकार तक फुला देती है। वो अपनी उपलब्धियों, चाहे वो असली हो या मनगढ़ंत, उनका सैकड़ों गुना बढ़ा चढ़ाकर बखान करने लगता है। वो ये दावा कर सकता है कि वो अपने क्षेत्र का सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ है, कि उसके बिना कंपनी डूब जाएगी या वो किसी भी राष्ट्रपति से बेहतर तरीके से देश चला सकता है। उसके शब्दों पर संदेह करने या कोई विपरीत तर्क देने की कोई भी कोशिश क्रोध के साथ झेली जाएगी। वो सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करता, वो एक पैगंबर की तरह उपदेश देता है। उसके मोनोलॉग लंबे और निरंकुश हो जाते हैं। वो सभी को डांटना, बिना मांगी सलाह देना और अपने परम अधिकार की स्थिति से दूसरों के जीवन की आलोचना करना शुरू कर देता है। इस क्षण वो अपनी असाधारणता में पूरी ईमानदारी से विश्वास करता है। शराब उसके दिमाग में सर्वशक्तिमान होने का भ्रम पैदा कर देती है। कल्पना कीजिए, एक आदमी टेढ़े मेढ़े शीशे में देख रहा है जो उसे विशाल और शक्तिशाली दिखाता है, और वो इस विकृत प्रतिबिंब को ही सच्चाई मान बैठता है। नार्सिसिस्ट के साथ ठीक यही होता है। वो वास्तविकता से अपना सारा संपर्क खो देता है। वो बड़े बड़े वादे करना, सोने की खाने देने की बात करना और ऐसी भव्य योजनाएं बताना शुरू कर सकता है जिन्हें वो कभी पूरा नहीं करेगा। यह शराबी अहंकार सिर्फ एक हानिरहित शेख ही नहीं है, यह वहां मौजूद सभी लोगों पर अपना प्रभुत्व, डोमिनेंस स्थापित करने का एक तरीका है, और खुद को एक बार फिर यह साबित करने का माध्यम है कि वही इस ब्रह्मांड का केंद्र है। अगला कदम है सहानुभूति, एम्पैथी का पूरी तरह खत्म हो जाना। यूं तो जब ये होश में होते हैं, तब भी नार्सिसिस्ट्स में सहानुभूति की भारी कमी होती है। अगर उन्हें फायदा हो तो वे हमदर्दी या दया का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में किसी और का दर्द महसूस नहीं कर सकते। शराब तो दिखावे के इन बचे खुचे टुकड़ों को भी जलाकर राख कर देती है। इसके असर में नार्सिसिस्ट बाकी लोगों की भावनाओं के लिए पूरी तरह से बहरा हो जाता है। आपका दर्द, आपके आंसू या रुकने की आपकी विनती उसके लिए बस एक कोरा शोर है। इतना ही नहीं, ये चीजें उसे परेशान भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उस पल आप उसका ध्यान अपनी महानता से हटाकर खुद पर ले जा रहे होते हैं। आप अपने रोना धोना से उसे खुद के झूठे अहंकार का आनंद लेने से रोक रहे होते हैं। वह सीधे सीधे आपसे कह सकता है,
मेरा मूड खराब मत करो या इतनी नखरेबाज मत बनो। वह आपकी पीड़ा को ठंडी उदासीनता या यहां तक कि घृणा से देखेगा। उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि उसके शब्द या काम आपको कितना दर्द दे रहे हैं। वह अपने व्यवहार और आपकी भावनाओं के बीच कारण और परिणाम का संबंध देख ही नहीं पाता। उसकी नशे की दुनिया में आप केवल एक वस्तु, ऑब्जेक्ट है, जिसे या तो उसे खुशी देनी है या बस उसके रास्ते में नहीं आना है। उसकी अंतरात्मा को जगाने की आपकी कोई भी कोशिश निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। यह ऐसा है जैसे आप किसी पत्थर को सापेक्षता का सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहे हो। शराब दिमाग के उस हिस्से को बंद कर देती है जो सामाजिक मेलजोल और दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए जिम्मेदार है, और नार्सिसिस्ट में तो यह हिस्सा पहले से ही आधा अधूरा काम करता है। अंत में आप एक ऐसे इंसान के साथ अकेले रह जाते हैं जिसके लिए आप महज घर का एक बेजान सामान है, जिसने अचानक से परेशान करने वाली आवाजें निकालना शुरू कर दिया है। पांचवें चरण में वह सक्रिय रूप से बलि का बकरा ढूंढना शुरू कर देता है। जब भव्यता का नशा उतरने लगता है और शराब का धुंधलका छंटता है, तब हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगती है। ऐसे में उस आत्ममुग्ध व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। उसका आंतरिक आलोचक, जिसे उसने शराब से दबाने की भरपूर कोशिश की थी, अब आवाज उठाने लगता है और अपनी तुच्छता का सामना न करना पड़े, इसलिए वह करता है जो उसे सबसे अच्छे से आता है। अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं किसी और पर थोप देता है। उसे तुरंत एक कसूरवार चाहिए, और वह कसूरवार या तो आप होंगे या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस वक्त उसके सामने हो। वह छोटी छोटी बातों पर मीन मेख निकालना शुरू कर देगा। शायद आपने ठीक से देखा नहीं, या सही बात नहीं कही, या आपकी टोन सही नहीं थी। कोई भी मामूली बात एक बड़े विस्फोट का बहाना बन सकती है। वह आपको हर बात के लिए दोष देगा कि आप उसे समझते नहीं, उसकी कद्र नहीं करते, या उसे उकसाते हैं। यह सब तुमने करवाया है, या तुमने ही मुझे इस लायक बनाया है। यह शराबी आत्ममुग्ध व्यक्ति का एक क्लासिक वाक्य है। वह सचमुच कोई बहाना ढूंढ रहा होता है ताकि अपने अंदर जमा हुई गंदगी को बाहर फेंक सके। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कोई ज्वालामुखी फटने के लिए धरती की पपड़ी में सबसे कमजोर जगह ढूंढता है। आप उसकी वह कमजोर जगह बन जाते हैं। आत्ममुग्ध व्यक्ति अवचेतन रूप से अपने लिए सबसे सुरक्षित प्रतिद्वंद्वी चुनता है। वह जो भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हो और जो पलटकर जोरदार जवाब न दे सके। वह कभी भी अपने बॉस या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो उसके लिए खतरा बन सकता हो। वह आपको ही चुनेगा क्योंकि वह जानता है कि आप सहेंगे, और इस आरोप में वह पूरी तरह से ईमानदार होता है। उसकी शराब से भरी विकृत सोच में आप ही उसकी हर समस्या की जड़ है। अब हम मौखिक आक्रामकता और अपमान की स्टेज पर आते हैं। जब नार्सिसिस्ट को बलि का बकरा मिल जाता है, तब वह अपना सारा गुस्सा निकालता है। शराब उसके मुंह का ताला खोल देती है, और फिर शुरू होती है अपमानों, आलोचनाओं और नीचा दिखाने वाली बातों की अंतहीन बाढ़। वह आपकी हर पिछली गलती, चाहे वह सच्ची हो या झूठी, सब याद दिलाएगा। वह आपकी सबसे कमजोर नस दबाएगा। जिन कॉम्प्लेक्सेस और डर के बारे में आपने कभी अनजाने में उसे बताया था, वह उन पर बेदर्दी से वार करेगा। उसके शब्द सांप के झर की तरह तीखे और सटीक होंगे। वह व्यंग्य, सार्केज्म करेगा, मजाक उड़ाएगा और आपकी नकल उतारकर आपको सबसे दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। इस मौखिक हमले का मकसद सिर्फ अपनी नाराजगी जताना नहीं है, बल्कि आपके आत्मसम्मान को चकनाचूर करना और आपको अंदर से पूरी तरह से कुचल देना है। आपके अपमान की तुलना में उसे खुद को ताकतवर और महत्वपूर्ण महसूस करना जरूरी होता है। दर्द से सिकुड़ा हुआ आपका चेहरा, आपका हर आंसू उसके लिए सुकून और आप पर उसके दबदबे का सबूत होता है। होश में वह अपनी क्रूरता को रचनात्मक आलोचना या आपकी फिक्र के पीछे छिपा सकता है, लेकिन नशे में वह ढोंग करने की जहमत नहीं उठाता। वह वही बोलता है जो सच में सोचता है। आपके और पूरी दुनिया के लिए जो झर और घृणा उसने अंदर जमा कर रखी थी, वह बाहर निकल आती है। कल्पना कीजिए कि आपने किसी गटर का ढक्कन खोल दिया हो।
उसके मन की यह धारा ठीक वैसे ही आपके ऊपर बहती है। और सबसे भयानक बात यह है कि अगले दिन वह यह कहकर पल्ला झाड़ लेगा कि उसने बस मजाक किया था या वह होश में नहीं था। लेकिन उसके ये शब्द, आपकी आत्मा पर पड़े ये जालिम और सटीक घाव आपके साथ हमेशा रहेंगे। सातवां चरण स्टेज है अकारण ईर्ष्या और गहरे भ्रम, पैरानोइया की ओर बढ़ना। शराब हमारी समझ और धारणा को बिगाड़ डाल देती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसे आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट के लिए, जो पहले से ही शक और नियंत्रण की भावना रखता है, यह विकृति भयानक रूप ले लेती है। उसे हर जगह खतरा और विश्वासघात दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ होता ही नहीं। आपका किसी और पर एक सामान्य नजर डालना, वेटर को देखकर मुस्कुराना या फोन पर आया कोई भी संदेश, ये सब उसके नशे में धुत दिमाग में आपके धोखे का अटल सबूत बन जाते हैं। वह आपसे तीखे सवाल जवाब करना शुरू कर देगा, जोर देकर फोन दिखाने को कहेगा और उन बातों का इल्जाम लगाएगा जो आपने कभी की ही नहीं। उसकी सोच पूरी तरह से भ्रमित, पैरानोइडल हो जाती है। आपकी कोई भी सफाई, कोई भी तर्क आग में घी डालने का काम करेगा। अगर आप मना करती है तो इसका मतलब है कि आप चालाकी कर रही हैं और झूठ बोल रही है। अगर आप चुप रहती हैं तो मतलब आपके पास बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है। यह एक ऐसा दुष्चक्र, विशेष साइकिल है जिससे बाहर निकलना असंभव है। यह नशे वाली ईर्ष्या प्यार या खोने के डर से नहीं उपजती। यह उसके अपमानित होने, धोखा खाने या मूर्ख साबित होने के भयानक डर से पनपती है। यह विचार कि आप उसके ऊपर किसी और को तरजीह दे सकती है, उसके विशाल अहंकार, ग्रैंडियोज मैं के लिए असहनीय होता है। इसलिए वह पहले ही आप पर इल्जाम लगाकर और आपको नीचा दिखाकर एक निवारक वॉर, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना पसंद करता है। वह एक मनगढ़ंत दुनिया बनाता है जहां आप धोखेबाज है और वह बेचारा ठगा हुआ शिकार, पीड़ित। इससे उसे न सिर्फ अपनी आक्रामकता बाहर निकालने का मौका मिलता है, बल्कि वह खुद से सहानुभूति पाकर खुद को पीड़ित की भूमिका में और मजबूत कर लेता है। वह इस नाटक का पूरा आनंद लेता है जिसे उसने खुद ही रचा है। अगला चरण है शराब की खुमारी में सच बोलना या पियक्कड़ ईमानदारी, जो वास्तव में एक जटिल और गहरी चाल है। आक्रामकता और ईर्ष्या के तूफान के बाद किसी एक पल में नार्सिसिस्ट अचानक अपनी रणनीति बदल देता है। वह आपके सामने दिल की बातें खोलना शुरू कर देगा। आंखों में आंसू भरकर वह अपने मुश्किल बचपन की कहानियां बताएगा, रो रो कर कहेगा कि उसे कोई नहीं समझता, वह अंदर से कितना नाजुक और अकेला है। वह आपसे कहेगा कि सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हैं, आपके बिना वह कहीं का नहीं रहेगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह आपकी हमदर्दी और दया को निशाना बनाने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे वाह, यह है उसका असली रूप। वह कोई राक्षस नहीं है, बस एक दुखियारा, जख्मी इंसान है। शराब के नशे ने उसकी जुबान खोली है और उसने अपनी असल कमजोरी को सामने आने दिया है। मगर सावधान, यह एक और फंदा है। भले ही उसकी बातों में थोड़ी सच्चाई हो, लेकिन वह इसे अपने लिए सबसे अनुकूल समय पर इस्तेमाल कर रहा है। वह अपनी कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि आपको निरस्त कर सके और उन तमाम जिल्लतों को भुला दे जो आपने अभी अभी झेली है। वह अपनी भावनात्मक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी आप पर डाल देता है। अब आप उसकी आक्रामकता के शिकार नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे मसीहा बन गए हैं जिस पर उसका भविष्य और सुकून निर्भर करता है। यह नशे में कबूलनामा मदद के लिए पुकार नहीं है, बल्कि आप पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने का जरिया है। यह आपको अपराध बोध, गिल्ट और फर्ज, ड्यूटी के बंधन से और भी कसकर बांध देता है। वह मानो आपसे कहता है, मेरा व्यवहार इतना बुरा इसलिए है क्योंकि मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूं, और मैं टूटा हुआ इसलिए हूं क्योंकि तुम मुझे पर्याप्त प्यार और समर्थन नहीं देती। और देखिए, आप एक बार फिर कसूरवार साबित हो गए। नौवां चरण है प्रदर्शनकारी आत्मविनाश। जब उसकी नशे वाली स्वीकारोक्ति या तो काम नहीं करती या उस तरह असर नहीं डालती जैसा उसने सोचा था,
तो नार्सिसिस्ट और भी ज्यादा खतरनाक कदम उठाता है। वह सीधे तौर पर आत्मघाती या विनाशकारी व्यवहार करने लगता है और इसका प्रदर्शन जानबूझकर आपके सामने ही करता है। वह और ज्यादा शराब पीने लगता है, तरह तरह के पेय मिलाता है और लगातार यह दोहराता है कि वह थक चुका है, ऊब चुका है और अब जिंदगी का कोई मोल नहीं है। वह जोखिम भरी हरकतें करने लगता है, जैसे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, झगड़े मोल लेना या बेतहाशा काम करना। यह सब ब्लैकमेल के सिवा और कुछ नहीं है। ये एक मौन संदेश है जो सीधे आपको संबोधित करता है, देखो, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसका सारा दोष और पाप तुम्हारे सिर पर होगा। वह अपने शरीर और अपनी पूरी जिंदगी को आपके साथ हेर फेर मैनिपुलेशन करने का एक हथियार बना लेता है। उसे पता है कि एक संवेदनशील और सहानुभूति रखने वाला इंसान किसी को भी खुद को इस तरह तबाह करते हुए चुपचाप नहीं देख पाएगा। आप तुरंत उसे रोकने की कोशिश करेंगी, उससे विनती करेंगी, उसे शांत करेंगी और ठीक इसी क्षण उसे वह सब फिर से मिल जाता है जो वह चाहता था, यानी आपका पूरा और अटूट ध्यान और पूरे हालात पर उसका नियंत्रण। आप एक बार फिर खुद को और अपनी भावनाओं को भुलाकर उसके इर्द गिर्द भागती है। वह फिर से पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है। यह एक क्रूर और भयानक खेल है जहां वह अपनी जिंदगी और स्वास्थ्य को दांव पर लगाता है, लेकिन यह सब केवल आपको अपनी शक्ति और अधिकार दिखाने के लिए होता है। उसका असल इरादा खुद को बर्बाद करने का नहीं होता। वह बस यह नाटक करता है ताकि आपसे से अधिक भावनात्मक ऊर्जा और संसाधन निकाल सके। जब यह ड्रामा खत्म होने लगता है तो नशे की खुमारी या गहरी नींद की अवस्था शुरू हो जाती है। नार्सिसिस्ट, जिसने आपसे और इस पूरी स्थिति से सब कुछ निचोड़ लिया है, वह बस ऑफ हो जाता है। वह जहां बैठा था वहीं सो सकता है, बातचीत के बीच में, कुर्सी पर या कभी-कभी जमीन पर भी। आपको शायद यह पल राहत का लगे। आखिरकार शांति। आखिरकार यह बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन यह शांति एक धोखा है। जब वह सो रहा होता है तब भी आप उसके भावनात्मक बवंडर के नतीजों से जूझते रहते हैं। आप टूटे हुए हैं, खाली है, अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप उसके सारे कठोर शब्दों को दिमाग में दोहराते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि आपने गलती कहाँ की। आपके मन में नाराजगी, गुस्सा, दया और यहां तक कि अपराध बोध का मिश्रण उठ सकता है। आप उस गंदगी को साफ करना शुरू कर सकते हैं जो उसने फैलाई थी, जैसे आप अपने मन में भी प्रतीकात्मक रूप से व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हो। जिस समय वह सिर्फ सो रहा होता है, अपने अगले एक्ट के लिए ताकत बटोर रहा होता है, आप मिले हुए सदमे को झेल रहे होते हैं। उसकी नींद कोई सुलह नहीं है। यह तो नाटक में बस एक तकनीकी ब्रेक है। वह महज अपनी बैटरियां रिचार्ज कर रहा होता है। वह आपके बारे में नहीं सोच रहा है, उसे कोई पछतावा नहीं है। शराब से झर में डूबा और आत्ममोह की संतुष्टि से भरा उसका दिमाग बस आराम कर रहा है और आप जागे रहते हैं, अपने आत्मसम्मान के बिखरे हुए टुकड़ों को बटोरते हुए। उसकी शांत नींद और आपकी आंतरिक पीड़ा के बीच का यह विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट, इन रिश्तों का सबसे क्रूर और सच्चाई दिखाने वाला पहलू है। 11वां चरण है सुबह का भूलने का रोग, यानी मॉर्निंग एमनीशिया। अगली सुबह नार्सिसिस्ट ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब आप भारी मन से उससे पिछली रात की बात करने की कोशिश करती है तो आपको 3 में से कोई एक प्रतिक्रिया मिलती है। पहली और सबसे आम प्रतिक्रिया है पूरी तरह से इनकार करना। वह कहेगा, क्या? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम सब कुछ मनगढ़ंत बना रही हो। वह आपको इतनी मासूमियत से देखेगा कि आप खुद ही अपनी समझ पर शक करने लगेंगी। यह घमंडी गैसलाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। दूसरी प्रतिक्रिया है बात को कम आंकना। अरे, बस मैंने थोड़ी पी रखी थी और मजाक कर रहा था, तुम में बिल्कुल भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। वो आपको एक ऐसी हिस्ट्रिकल व्यक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश करता है जो रई का पहाड़ बना रही है। वह आपके दर्द को एक मामूली घटना के स्तर तक गिरा देता है। तीसरी प्रतिक्रिया है मुझे याद नहीं है। वह कहता है मैं बहुत ज्यादा नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं है।
अगर मैंने कुछ कहा भी होगा तो वह अनजाने में हुआ होगा। यह बहुत सुविधाजनक तरीका है। यह उसे जिम्मेदारी से बचने देता है, लेकिन साथ ही बिना माफी मांगे ही माफी जैसा एहसास भी दिला देता है। ज्यादातर मामलों में यह एमनीशिया सरासर झूठ होता है। उसे सब कुछ अच्छी तरह याद होता है, लेकिन अपनी गलती, अपने अंधेरेपन को स्वीकार करना नार्सिसिस्ट के लिए मौत के बराबर है। इसलिए वह अंत तक सच्चाई को नकारता रहेगा और आपको पागल जैसा महसूस कराएगा। यह चरण सबसे ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि यह न केवल संघर्ष को सुलझने नहीं देता, बल्कि आपके खुद के अनुभव और समझ पर भी आपका भरोसा तोड़ देता है। इसके बाद दोष दूसरों पर मढ़ने का चरण शुरू होता है। अगर किसी घटना से इनकार करना नामुमकिन हो जाए, क्योंकि वहां गवाह या पक्के सबूत मौजूद है, तो नार्सिसिस्ट प्लान बी पर चला जाता है। वह मानता है कि हां, कुछ तो हुआ था, पर इसके लिए जिम्मेदार जाहिर है आप ही है। उदाहरण के लिए, हां, मैंने चिल्लाया, पर तुमने मुझे उकसाया। तुम पूरे शाम मेरा सिर खा रही थी। या मैंने ज्यादा पी ली क्योंकि मुझे काम पर बहुत तनाव था और तुम घर पर मेरा समर्थन नहीं करती हो। वह एक जटिल तार्किक श्रृंखला बनाता है, जिसके अंत में आप उसके भयानक बर्ताव की मूल वजह साबित होती है। वह खुद को हालात का शिकार और आपको मुख्य खलनायक के रूप में पेश करता है। वह कभी भी किसी भी हालत में यह नहीं कहेगा, मुझसे गलती हुई, मैंने एक घटिया इंसान जैसा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। इसके बजाय वह आपसे ही माफी मंगवाएगा कि आपने उसे इस हद तक मजबूर क्यों किया। और सबसे डरावनी बात यह है कि अक्सर यह तरीका काम कर जाता है। भावनात्मक तूफान के बाद आप इतनी थक चुकी होती हैं कि आपको बस यह सब जल्दी खत्म करने के लिए दोष स्वीकार करना और मान जाना आसान लगता है। आप सोचने लगती हैं, क्या सच में मैंने ज्यादा रूखा बर्ताव किया? शायद मुझे चुप ही रहना चाहिए था। और देखते ही देखते आप दुर्व्यवहार, अब्यूज की शिकार नहीं, बल्कि उसकी सहभागी बन जाती है। नार्सिसिस्ट बड़ी चालाकी से भूमिकाएं बदल देता है और अंत में आप उसके किए गए कामों के लिए अपराधबोध के साथ रह जाती है। यह हेरफेर, मैनिपुलेशन का सबसे ऊंचा स्तर है। 13वां चरण एक छोटा सा मधुर या हनीमून दौर होता है, जब दोष सफलतापूर्वक आप पर डाल दिया जाता है और हो सकता है कि आपने माफी भी मांग ली हो। तब नार्सिसिस्ट फिर से अपना आकर्षण का बटन ऑन कर देता है। वह देखता है कि आप उदास और भ्रमित है, और वह समझ जाता है कि आपको जाने से रोकने के लिए उसे अब इस कड़वी गोली को थोड़ा मीठा करना पड़ेगा। यही तथाकथित प्यार की बौछार, लव बॉम्बिंग शुरू होती है। वह आपको फूल दे सकता है, कोई महंगा तोहफा ला सकता है और यह बताएगा कि वह आपसे कितना प्यार करता है और आपको खोने से कितना डरता है। वह कसमें खाएगा कि ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। वह आपको इतनी देखभाल और ध्यान देगा कि आपको यह रिश्ते एकदम आदर्श लगने लगेंगे। वह यह क्यों करता है? पहला, आपको बांध कर रखने के लिए। वह जानता है कि उसने हद पार कर दी थी और अब उसे डर है कि कहीं उसका नार्सिसिस्टिक संसाधन, यानी आपकी ऊर्जा और ध्यान, हाथ से न निकल जाए। दूसरा, वह आपके दिमाग में यह बात बिठाना चाहता है कि अच्छे पल बुरे पलों से ज्यादा भारी होते हैं। स्थिरता की तलाश में आपकी मनःस्थिति इन छोटी छोटी अच्छाइयों से चिपक जाती है। आप सोचने लगते हैं, देखा, वह अच्छा बन सकता है, बस कल का दिन खराब था। यह छोटा हनीमून दौर पछतावा या आत्मग्लानि नहीं है। यह एक सोची समझी चाल, चेतन हेरफेर है, जिसका मकसद है कि वह हिंसा के चक्र को फिर से शून्य से शुरू कर सके। वह आपको केवल उतना ही स्नेह देता है जितना आपके रुके रहने के लिए जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं। यह किसी जानवर को पिंजरे में पालने जैसा है, ताकि वह भाग न जाए। 14वीं स्टेज पर शराब की आड़ में आर्थिक दुरुपयोग, फाइनेंशियल अब्यूज सामने आता है। शराब महंगी होती है, अक्सर बहुत महंगी। नार्सिसिस्ट, खासकर नशे की हालत में, बिना सोचे समझे और दिखावे वाले बड़े बड़े खर्चे करता है। वह बार में सबको पार्टी दे सकता है, महंगी लेकिन पूरी तरह से बेकार चीजें खरीद सकता है,
या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े शाही जेस्चर, शानदार हरकतें कर सकता है। वह पैसे इसलिए खर्च करता है ताकि अपने अहंकार को हवा दे सके और अपनी हैसियत, स्टेटस और दरिया दिली का दिखावा कर सके। समस्या यह है कि ये पैसे ज्यादातर आपके या परिवार के साझा पैसे होते हैं। अगली सुबह जब आपको खाली बैंक अकाउंट दिखता है तो वह वही पुराना हथकंडा अपनाता है। मैं नशे में था, मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। हद तो तब होती है जब वह आपको ही दोषी ठहराने लगता है कि आपने उसे रोका क्यों नहीं। इस तरह वह न सिर्फ परिवार के लिए वित्तीय मुश्किलें खड़ी करता है, बल्कि उस जिम्मेदारी से भी बच निकलता है। शराब उसके लिए लापरवाह व्यवहार को जायज ठहराने का एक परफेक्ट बहाना बन जाती है। इसके अलावा वह पैसे को कंट्रोल, नियंत्रण के औजार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी नशे वाली लड़ाई के बाद वह आपको सजा देने के लिए पैसों तक आपकी पहुंच खत्म कर सकता है। या इसके विपरीत, हनीमून पीरियड, सुधार के समय के बाद वह आपको तोहफों से लाद देता है ताकि आपका माफी खरीद सके। किसी भी सूरत में शराब उसे आर्थिक हेरफेर, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन करने की पूरी छूट दे देती है, जिसका खामियाजा आखिरकार आपको ही भुगतना पड़ता है। 15वां चरण है आपके सामाजिक रिश्तों का टूटना। नशे में डूबा हुआ नार्सिसिस्ट एक सामाजिक तबाही है। वह आपके दोस्तों का अपमान कर सकता है, आपके रिश्तेदारों को नीचा दिखा सकता है और सबके सामने हंगामा खड़ा कर सकता है। जरूरी नहीं कि वह यह सब जानबूझकर करे, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। लोग आपसे कटना शुरू कर देते हैं। आपके दोस्त आपको घर बुलाना बंद कर देते हैं क्योंकि वे बार बार ये अप्रिय ड्रामा नहीं देखना चाहते। आपके रिश्तेदार आपको दया और नाराजगी दोनों भावों से देखते हैं। धीरे धीरे आपके चारों ओर एक खालीपन छा जाता है। आप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाती है, उस नार्सिसिस्ट के साथ अकेली रह जाती है। और अनजाने में ही सही, वह यही चाहता है। आपके जितने कम सामाजिक संपर्क होंगे, बाहर से आपको उतना ही कम समर्थन मिलेगा और उतना ही आसान होगा उसे आपको नियंत्रित करना। शराब इस काम में उसका सबसे भरोसेमंद साथी है। बाद में वह कह सकता है, माफ करना, मैं नशे में था। मैं तुम्हारी सहेली को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन सहेली आहत हो चुकी होती है और रिश्ता टूट चुका होता है। वह जानबूझकर हर बार शराब पीकर आपको बाहरी दुनिया से काटता रहता है। और जब आप बिल्कुल अकेली रह जाती हैं, बिना किसी दोस्त और समर्थन के, तब आप पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाती है। वह दुनिया में आपकी एकमात्र खिड़की, आपका इकलौता बात करने वाला व्यक्ति बन जाता है और तब आप पर उसका नियंत्रण पूर्ण हो जाता है। यह 16वां चरण है, स्मृति भ्रंश या याददाश्त खोना। मगर यह उसके साथ नहीं, बल्कि आपके साथ होता है। झगड़ा और सुलह के इस अंतहीन चक्र में लगातार फंसे रहना, गैसलाइटिंग यानी आपको भ्रमित करना और वास्तविकता को सिरे से नकारना, ये सब आपकी अपनी याददाश्त को कमजोर करने लगता है। आप घटनाओं में उलझने लगती है। आपको ठीक से याद नहीं रहता कि उसने क्या कहा था, कब कहा था, या सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। सदमे से खुद को बचाने की कोशिश में आपका दिमाग यादों को दबाना या उन्हें विकृत करना शुरू कर देता है। और इसमें वह आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, आपकी पूरी मदद करता है। वह कहेगा, तुम सब कुछ गलत याद रख रही हो, असल में तो ऐसा हुआ था। और उसका संस्करण हमेशा उसे ही सही साबित करेगा। धीरे धीरे आप अपनी याददाश्त और अपने बोध, परसेप्शन पर भरोसा करना छोड़ देती है। आप घटनाओं की उसकी व्याख्या पर निर्भर होने लगती है। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आप अपना आधार, अपनी स्थिरता और वास्तविकता से अपना संपर्क खो देती है। आप मानो एक ऐसे कोहरे में जी रही हैं जहां एकमात्र दिशा सूचक उसकी आवाज है। शराब से जुड़े एपिसोड इस स्थिति को और भी बदतर बना देते हैं, क्योंकि वे हमेशा अराजक और भावनात्मक रूप से भरे होते हैं, जिससे उन्हें याद रखना और भी मुश्किल हो जाता है। वह इस अराजकता का इस्तेमाल इतिहास को अपने पक्ष में दोबारा लिखने के लिए करता है और आप, थकी हुई और दिशाहीन, अनजाने में उसकी मदद करती है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप में सच और झूठ में फर्क करने की शक्ति नहीं बची है। 17वां चरण है पैथोलॉजिकल झूठ की चरम सीमा। शराब के नशे की हालत में एक नार्सिसिस्ट होश की तुलना में और भी ज्यादा सफाई से और बेशर्मी से झूठ बोलता है। शराब पीने से उसके ऊपर से आखिरी नैतिक बंधन भी पूरी तरह से हट जाते हैं। वह अपने अतीत, अपने संबंधों और अपनी सफलताओं के बारे में पूरी पूरी मनगढ़ंत कहानियां बना सकता है। वह आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सकता है कि वह कहां था और क्या कर रहा था, भले ही आपको सच्चाई पूरी तरह से पता हो। अक्सर उसके झूठ बोलने का कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं होता। वह सिर्फ झूठ बोलने के लिए झूठ बोलता है, ताकि वह एक वैकल्पिक दुनिया बना सके जहां वह हीरो है। वह एक ही मनगढ़ंत कहानी अलग अलग लोगों को सुना सकता है, इस बात की जरा भी परवाह किए बिना कि उसकी बातें आपस में मेल नहीं खा रही है, और वह पकड़ा जा सकता है। अगर आप उसे झूठ बोलते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह या तो ऐसा दिखावा करेगा कि आपने उसे गलत समझा है, या फिर आपके अविश्वास के लिए आप पर भड़क उठेगा। नशे में किया गया नार्सिसिस्ट का झूठ सिर्फ धोखा नहीं है, यह उसके लिए एक तरह से दुनिया को बनाने का तरीका है। वह एक ऐसा संसार बनाता है जहां वह महान और बेदागा है, और वह चाहता है कि आप भी उसी मनगढ़ंत दुनिया में रहें। उसे वास्तविकता में लाने की कोई भी कोशिश उसे अपने ऊपर हमला लगती है। इसलिए एक नशे में धुत झूठे नार्सिसिस्ट के साथ बहस करना पूरी तरह से बेमानी और थका देने वाला काम है। यह 18वां चरण है, खुद को पीड़ित या मजलूम दिखाने का खेल। अपनी तमाम आक्रामकता और क्रूरता के बावजूद नशे की हालत में नार्सिसिस्ट को शहीद, मार्टियर की भूमिका निभाना बहुत पसंद आता है। वह शिकायत करेगा कि जिंदगी उसके साथ कितनी नाइंसाफी कर रही है, कोई उसकी कद्र नहीं करता, सब उसका फायदा उठाते हैं। वह बताएगा कि उसे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, वह कितना ना समझा गया जीनियस है। अपनी नाकामियों के लिए वह किसी को भी दोष दे सकता है, बॉस, सरकार, खराब मौसम, और हां, यकीनन आपको भी। ये पीड़ित की स्थिति उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। पहला फायदा, ये उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी उससे हटा देती है। समस्याओं के लिए वह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। दूसरा फायदा, यह दूसरों में अपराध बोध पैदा करती है और उनमें मदद करने की इच्छा जगाती है। वह आपकी दया का बड़े शातिर तरीके से फायदा उठाता है। उसके नशे में डूबे इन विलापों को सुनकर आप एक पल के लिए यह भूल सकते हैं कि यही बदकिस्मत दुखियारा आधे घंटे पहले आप पर कीचड़ उछाल रहा था। शराब इस छवि को और भी ज्यादा विश्वसनीय बनाने में उसकी मदद करती है, जिससे ऐसा लगता है कि वह सचमुच हताश है। वह रो भी सकता है, लेकिन ये मगरमच्छ के आंसू होंगे। ये आंसू दर्द के नहीं होते, बल्कि खुद पर दया और दुनिया पर गुस्से के होते हैं। उस दुनिया पर जो उसकी महानता को स्वीकार नहीं करना चाहती। पीड़ित बनने का यह खेल नार्सिसिस्टिक सप्लाई हासिल करने का एक और तरीका है, और इस बार यह सप्लाई सहानुभूति के रूप में मिलती है। 19वां चरण, स्टेज, है बेहद खतरनाक और जोखिम भरा बर्ताव। शराब जब रोमांच की आत्ममुग्ध इच्छा और खुद की श्रेष्ठता साबित करने की ललक से मिलती है, तो एक विस्फोटक मिश्रण तैयार करती है। नशे में धुत यह आत्ममुग्ध व्यक्ति ऐसे काम करने लगता है जो न केवल उसकी अपनी, बल्कि आसपास के लोगों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है नशे में गाड़ी चलाना। उसे पूरा यकीन होता है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह खास है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसे रोकने की कोई भी कोशिश उसके कौशल का अपमान समझी जाएगी। वह उन लोगों से भी लड़ाइयां मोल ले सकता है जो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करने के लिए। वह संदेहास्पद वित्तीय जोखिमों में पड़ सकता है, अपने आखिरी पैसे भी दांव पर लगा सकता है। इस बर्ताव के पीछे महज नशे की धुन नहीं होती। यह असल में एड्रेनलाइन की खुराक और दूसरों की वाहवाही पाने का तरीका है। वह चाहता है कि लोग उसे देखें और सोचें, वाह, यह कितना बहादुर और जोखिम उठाने वाला है।
वह खुद को जिंदा और सर्वशक्तिमान महसूस कराने के लिए मौत के साथ खेलता है और उसे अपने या आपके लिए होने वाले संभावित नतीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपकी चिंता और उसके लिए आपका डर उसे मजा भी दे सकता है, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में उसकी अहमियत का एक और सबूत है। 20वां चरण, नियमों और सामाजिक मानदंडों की पूरी अवहेलना। नशे में न होने पर भी नार्सिसिस्ट को लगता है कि ये सारे नियम केवल दूसरों के लिए बने हैं, उसके लिए नहीं। शराब उसके पहले से ही कमजोर सामाजिक जिम्मेदारी के भाव को पूरी तरह से खत्म कर देती है। नशे की हालत में वह बिल्कुल अशोभनीय व्यवहार कर सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर जोर जोर से चिल्लाना, अजनबियों का अपमान करना और यहां तक कि कानून तोड़ना। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसका व्यवहार किसी को परेशान कर सकता है या अस्वीकार्य हो सकता है। वह खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है, जिसे सब कुछ करने की पूरी छूट है। अगर कोई उसे टोकने या रोकने की कोशिश करता है, तो वह भयंकर क्रोध के साथ भड़क उठता है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? यह उसकी विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है। उसे सचमुच समझ नहीं आता कि उसे आम लोगों के लिए बनाए गए ये बेतुके नियम क्यों मानने चाहिए। आजादी की यह भावना गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकती है, प्रशासनिक जुर्माने से लेकर आपराधिक मुकदमों तक। लेकिन यह भी उसे नहीं रोकता। उसकी नशे में धुत दुनिया की तस्वीर में उसके व्यवहार के कारण आने वाली कोई भी समस्या उसकी गलती नहीं होती। यह उन लोगों की गलती है जिन्होंने उसकी स्थिति को नहीं समझा या छोटी छोटी बातों पर हंगामा किया। वह हमेशा बचने और दूसरों को दोष देने का रास्ता खोज लेगा। 21वां चरण है यौन, सेक्सुअल हेरफेर या शोषण की चालें। नार्सिसिस्ट अक्सर शराब का इस्तेमाल दो तरह से करता है, या तो आपको नजदीकी के लिए मजबूर करने के लिए या फिर अपनी बेवफाई को सही ठहराने के लिए। नशे की हालत में वह खास तौर पर जोर जबरदस्ती करने लगता है, आपकी नापसंदगी और आपकी अनिच्छा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वह आप पर भावनात्मक दबाव बना सकता है, कर्तव्य का बोझ डाल सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको रूखा या ठंडा होने का आरोप लगा सकता है। उसके लिए शारीरिक संबंध प्यार या भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अपनी ताकत और प्रभुत्व को जाहिर करने और सिर्फ अपनी शारीरिक संतुष्टि पाने का एक जरिया है। आपकी सहमति या आपकी इच्छा उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। दूसरी ओर, शराब उसके लिए बेवफाई का सबसे बढ़िया बहाना बन जाती है। धोखे के बाद उसका स्टैंडर्ड जवाब तैयार होता है, मैं नशे में था, मैं खुद पर नियंत्रण नहीं कर सका, इसका कोई मतलब नहीं है। वह नशे की हालत का फायदा उठाता है ताकि बेवफाई और धोखे की जिम्मेदारी से खुद को पूरी तरह अलग कर सके। इस तरह वह बाहर भी मजा लेता है और रिश्ता भी आपके साथ बनाए रखता है, क्योंकि सारा इल्जाम हरी नागिन यानी शराब पर डाल दिया जाता है। वह आपको जलन महसूस कराने के लिए आपके सामने दूसरों के साथ फ्लर्ट भी कर सकता है, ताकि उसे और अतिरिक्त ध्यान मिले और वह खुद को वांछित डिजायरेबल महसूस कर सके। शराब उसे हर तरह के यौन शोषण की खुली छूट दे देती है और इस तरह नजदीकी भी सत्ता और नियंत्रण की एक और लड़ाई का मैदान बनकर रह जाती है। 22वां चरण है अचानक भावुकता के झोंके आना। नशे की खुमारी में या गुस्से और अपनी तारीफ के बीच नर्सिस्ट अचानक बहुत भावुक हो सकता है। वह उदास गाने सुनने लग सकता है, पुराने अच्छे दिनों को याद कर सकता है और बता सकता है कि पहले सब कुछ कितना अच्छा था। वह पुरानी तस्वीरें निकालकर आंखों में आंसू लिए कहानियां सुना सकता है। पहली नजर में यह लग सकता है कि उसके दिल में भावनाओं की गहराई है, लेकिन असल में यह आत्ममोह सेल्फ एडमिरेशन का एक और रूप है। वह यादों का आनंद नहीं लेता, बल्कि उन यादों में अपने खुद के अक्स का आनंद लेता है। वह खुद को देखता है जवान, सफल और खुश। यह अतीत के लिए नहीं, बल्कि अतीत में मौजूद अपने शानदार मैं, ग्रैंडियोस सेल्फ के लिए नॉस्टैल्जिया है। यह भावुकता आपकी तरफ भी मुड़ सकती है। वह आपके रिश्ते की शुरुआत को याद करके बता सकता है कि वह आपसे तब कितना प्यार करता था। इस चाल का मकसद यह है
कि आप उसके मौजूदा बर्ताव को भूल जाइए और उन दिनों को याद करें जब वह अच्छा था। वह मानो आपसे कह रहा है, देखो, मैं हमेशा ऐसा नहीं था, मैं बदल सकता हूं। थोड़ा सब्र रखो, शायद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए। यह आपको फंसाए रखने का और आपके सुनहरे पलों और बेहतर भविष्य की उम्मीद पर खेलने का एक और तरीका है। 23वां दौर है बौद्धिक घमंड। नशे में धुत या अहंकारी नार्सिसिस्ट खुद को सिर्फ सबसे खूबसूरत और कामयाब ही नहीं, बल्कि सबसे बुद्धिमान भी समझने लगता है। वह राजनीति से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक हर विषय पर बहस करेगा, यह दिखाते हुए कि उसे कितनी गहरी जानकारी है। वह क्लिष्ट और बड़ी बड़ी बातें करेगा, महान लेखकों को उद्धृत करेगा, भले ही मौका सही न हो, और सबको उपदेश देगा। अगर आप उसकी बात से असहमत हुए, तो वह इसे आपकी सरासर बेवकूफी मानेगा। वह संवाद नहीं कर रहा, वह तो बस लेक्चर दे रहा है। आपकी राय में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करनी है। वह बीच में टोकेगा, आपकी दलीलों का मजाक उड़ाएगा और व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा। इस बौद्धिक नाटक का एकमात्र मकसद है सामने वाले को नीचा दिखाना और उसके दम पर खुद को बड़ा साबित करना। शराब उसे अपनी बात सही साबित करने का हौसला देती है, भले ही वह पूरी तरह बकवास क्यों न कर रहा हो। उसमें आत्म आलोचना की क्षमता जरा भी नहीं होती और वह यह सोच भी नहीं सकता कि वह गलत हो सकता है। ऐसे में उससे बहस करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी कबूतर के साथ शतरंज खेलना। वह सारे मोहरों को बिखेर देगा, बोर्ड पर गंदगी करके उड़ जाएगा और फिर सबको बताएगा कि उसने आपको हरा दिया। 24वां चरण है बस हंगामा खड़ा करना और ड्रामा फैलाना। नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति तीव्र भावनाओं पर पलते हैं और शराब उन्हें ये भावनाएं असीमित मात्रा में पैदा करने में मदद करती है। अगर शाम बहुत शांति से गुजर जाए तो उन्हें ऊब होने लगती है। उन्हें एक झटके की, ड्रामे की, टकराव की जरूरत होती है और वो इसे बिना किसी कारण के शून्य से पैदा कर देंगे। वे दो लोगों के बीच झगड़ा शुरू करवा सकते हैं और फिर आराम से बैठकर मजे लेते हुए घटनाक्रम को देखते हैं। वे फूट डालने के लिए गलती से किसी का राज खोल सकते हैं या माहौल को गर्म करने के लिए कोई सनसनीखेज बयान दे सकते हैं। वे इस अराजकता के थिएटर के डायरेक्टर भी हैं और मुख्य कलाकार भी। उनके आसपास जितनी ज्यादा चीखें, आंसू और बहसें होती हैं, वो उतना ही ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। वे उस तूफान के केंद्र में होते हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया है और यह उन्हें नियंत्रण और महत्व की एक गहरी भावना देता है। शराब उन्हें सभी सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने और ज्यादा से ज्यादा विनाशकारी तरीके से काम करने में मदद करती है। वे उस बच्चे की तरह है जो यह देखने के लिए खिलौनों को तोड़ता है कि उनके अंदर क्या है। बस यहां खिलौनों की जगह इंसानी किस्मतें और रिश्ते होते हैं। वे अंजाम की परवाह नहीं करते, उन्हें केवल उस प्रक्रिया, उस तमाशे से मतलब होता है जिसमें वे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। 25वां चरण हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ होना है। शराब और आत्ममुग्धता नार्सिसिज्म की मानसिकता के कारण इस व्यक्ति के दिमाग की दुनिया में अविश्वसनीय बदलाव आते हैं। वह अपनी ही बनाई एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां तथ्यों का कोई महत्व नहीं है। वह मुंह फाड़कर पूरी शिद्दत से सरासर झूठ को सच साबित करेगा, क्योंकि उसकी हकीकत में वही सच है। वह घटनाओं को वैसे ही याद रखेगा जैसे उन्हें याद रखना उसके लिए फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, अगर उसने आपको गाली दी है तो उसकी याददाश्त में यह मैंने उसे एक जरूरी सबक सिखाया के रूप में दर्ज होगा। अगर उसने जुए में पैसे गंवाए तो उसे याद रहेगा कि मैं लगभग जैकपॉट जीत ही चुका था, बस जरा सी किस्मत खराब निकली। वह अपने लिए एक आरामदायक वास्तविकता बनाता है और उसे हर कीमत पर हर सवाल से बचाता है। शराब इस पूरी प्रक्रिया को और तेज कर देती है, जो कल्पना और सच्चाई के बीच की लकीर को और भी धुंधला कर देती है। तथ्यों के आधार पर उसे कुछ भी साबित करने की कोशिश करना बेकार है। वह आपको सुनेगा ही नहीं।
वह एक आईने की दूसरी तरफ की मायावी दुनिया में जी रहा है और आप उसे वहां से कभी नहीं निकाल सकते। आप केवल इतना कर सकते हैं कि उसे अपने साथ इस टेढ़े आईने वाली दुनिया में न खींचने दें और अपनी वास्तविकता की समझ पर दृढ़ विश्वास बनाए रखें। 26वां कदम है फ्लाइंग मंकीज का इस्तेमाल। मनोविज्ञान में यह उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें नार्सिसिस्ट अपने शिकार के खिलाफ इस्तेमाल करता है और उन्हें भड्डी डीडी दचकाता है। जब वह शराब के नशे में होता है तब यह रणनीति और भी ज्यादा घिनौनी हो जाती है। नार्सिसिस्ट आपके साझा दोस्तों या रिश्तेदारों को फोन करके आपकी शिकायतें करना शुरू कर सकता है। वह उन्हें घटनाओं का एक मनगढ़ंत और तोड़डीएच मरोददैक कर पेश किया गया संस्करण बताएगा, जिसमें वह खुद को एक मासूम भेददश के रूप में और आपको एक राक्षस के रूप में पेश करेगा। वह कहेगा, जरा सोचो, इसने फिर से बिना बात के बवाल खड़ा कर दिया। मैं इतना थक गया हूं, मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। वह ये सब इतने दुख भरे अंदाज में कहेगा कि जो लोग पूरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं वे तुरंत उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगेंगे। नतीजतन अगले ही दिन आपकी मां या आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपको फोन करके कह सकती है, आखिर तुम उसे इतना क्यों सता रही हो? वह तुमसे प्यार करता है, बस तुम उसके साथ थोड़ी नरमी बरतो। इस तरह नार्सिसिस्ट न केवल अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है बल्कि आपका सहारा भी छीन लेता है, क्योंकि वह आपके अपने लोगों को आपके खिलाफ कर देता है। आप पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाते हैं और हर तरफ से आप पर ही इल्जाम लगते हैं। शराब पीने से उसे पीड़ित की भूमिका निभाने में मदद मिलती है, क्योंकि यह उसकी बातों में नाटक और ईमानदारी का तड्डाचका लगा देता है। यह एक कायरतापूर्ण और क्रूर रणनीति है जो न केवल आपके रिश्ते को उससे बल्कि आपके बाकी करीबी लोगों से भी खत्म कर देती है। 27वां चरण है शारीरिक आक्रामकता या उसकी धमकी। यह जानना जरूरी है कि हर आत्ममुग्ध व्यक्ति नर्गिसिस्ट शारीरिक हिंसा नहीं करता, पर शराब इस जोखिम को कई गुना बढ़ा देती है। जब वह खुद पर से नियंत्रण खो देता है और दबदबा बनाने के उसके सारे शाब्दिक जुबानी तरीके नाकाम हो जाते हैं, तो वह अपनी हद पार कर जाता है। इसकी शुरुआत डराने धमकाने वाले हावभाव से हो सकती है, जैसे कि मेज पर जोर से मुक्का मारना, किसी चीज को गुस्से में दीवार पर फेंकना या आपके ऊपर हाथ उठाना। उसका मकसद आपको डराना होता है, यह दिखाना कि उसकी क्षमता क्या है। वह आपकी सीमाओं को आजमा रहा होता है। अगर आप डरकर पीछे हट जाती है तो वह समझ जाता है कि यह तरीका कारगर है। कई बार यह सीधे सीधे शारीरिक हिंसा का रूप ले लेता है। शराब उसकी बची खुची लगाम को हटा देती है और उसके अंदर जो भयंकर गुस्सा उबल रहा होता है वह शारीरिक शक्ति के जरिए बाहर निकल पड़ता है। इसके बाद वह सफाई देने का वही पुराना तरीका अपनाएगा। मैं नशे में था, मैंने होश खो दिया था, तुमने मुझे भड़काया था, अब ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखें, यह जरूर दोहराया जाएगा और हर बार स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है। शारीरिक आक्रामकता का कोई भी प्रदर्शन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, खतरे का संकेत है जिसे आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शराब हिंसा का कोई बहाना नहीं है, यह सिर्फ उस व्यक्ति का असली चेहरा दिखाती है जिसने अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया है। 28वां चरण है नशे से बाहर निकलना, होश की ठंडी हवा लगना और एक नया मुखौटा पहनना। जब शराब का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और ये व्यक्ति अपने व्यवहार के नतीजों का सामना करता है, जैसे आपके आंसू, बिगड़े रिश्ते और आर्थिक परेशानियां, तो उसे कुछ देर के लिए डर महसूस हो सकता है। यह पश्चाताप नहीं होता, बल्कि केवल इस बात का डर होता है कि कहीं वह स्थिति पर नियंत्रण न खो दे और अपने रिसोर्स से वंचित न हो जाए। इस समय वह पछतावे में डूबे पापी का नकाब पहन लेता है। उसका व्यवहार एकदम शांत और दबे दबे कदमों वाला होगा। वह घर के कामों में मदद करने लगेगा, तारीफें करेगा और जानबूझकर बहुत विनम्र और परवाह करने वाला बनने का नाटक करेगा। वह आपको यह दिखाने की कोशिश करेगा कि उसे सब कुछ समझ आ गया है
और वह सुधार के रास्ते पर आ गया है। अपने इरादों की गंभीरता साबित करने के लिए वह कुछ समय के लिए शराब छोड़ भी सकता है। यह सबसे ज्यादा धोखे भरा समय होता है। आपको फिर से वही व्यक्ति दिखाई देता है जिससे आपने कभी प्यार किया था, और आपकी उम्मीदें फिर से जोर पकड़ लेती हैं। आप सोचती हैं, आखिरकार इसे अक्ल आ गई, अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यह व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं है, यह केवल उसकी रणनीति में बदलाव है। वह यह भूमिका निभा रहा है ताकि आपकी सतर्कता भंग हो जाए, आप आराम से उसे माफ कर दे और सब कुछ भूल जाए। जैसे ही उसे लगेगा कि खतरा टल गया है और आप वापस उसके नियंत्रण में हैं, हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। 29वां चरण, सामान्यीकरण और चक्र का मजबूत हो जाना। शराबखोरी, गुस्सा, पछतावा और फिर प्रेम प्रदर्शन, हनीमून के इस भयानक चक्र के बार बार दोहराए जाने के बाद रिश्ते में एक खौफनाक चीज होती है, चीजों का सामान्य हो जाना। जो चीजें आपको पहले एकदम जंगली और नामंजूर लगती थी, वो धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आप पहले से जानती है कि नशे में धुत नार्सिसिस्ट से क्या उम्मीद करनी है। आप सीख जाती हैं कि उसे भड़काना नहीं है, दबे पांव चलना है और उसके मूड को पहले ही भांप लेना है। आप उसके अपमानों, उसके झूठ और उसकी हेर फेर मैनिपुलेशन की आदी हो जाती है। आपकी सामान्य की सीमा, मानदंड लगातार नीचे गिरती जाती है। आप अच्छे व्यवहार पर नहीं, बल्कि सिर्फ खराब व्यवहार के न होने पर खुश होने लगती है। उसकी शराबखोरी के बीच का शांत समय आपको सच्चा सुख लगने लगता है। यह चक्र आपके लिए एक तरह का नशा बन जाता है। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव, इमोशनल रोलर कोस्टर, आपको लत लगा देते हैं। आप अब इस ड्रामे, इन ऊंचाइयों और गहराइयों के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मन, साइकी भयानक से भयानक परिस्थितियों में भी ढल जाता है और आप सहनिर्भरता, को डिपेंडेंसी के जाल में फंस जाती है। आप खुद के सामने और दूसरों के सामने भी उसके बर्ताव को सही ठहराना शुरू कर देती है। वह बुरा नहीं है, वह सिर्फ बीमार है, या जब वह होश में होता है तो वह बिल्कुल अलग इंसान होता है। यह सामान्यीकरण ही टॉक्सिक, विषाक्त रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है, और किसी बाहरी मदद के बिना इससे बाहर निकलना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता है। और आखिरकार यह 30वां और अंतिम चरण है, आपके व्यक्तित्व का पूरी तरह से खत्म हो जाना। एक शराबी नर्सिसिस्ट के साथ लंबे रिश्ते कभी भी बिना असर के नहीं होते। धीरे धीरे, बूंद बूंद करके वह आपकी आत्मा को झड़ देता जाता है। आपका आत्मसम्मान शून्य पर आ जाता है। आप यह मानने लगती हैं कि आप सचमुच बेकार, बेवकूफ और बदसूरत है, यानी वह सब कुछ जो उसने नशे की हालत में बड़बड़ाया था। आप अपनी रुचियां, अपने दोस्त और अपने सपने खो देती है। आपकी पूरी जिंदगी अब उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है, उसके मूड के चारों ओर, उसकी समस्याओं के चारों ओर। आप लगातार चिंता और तनाव की स्थिति में रहती है, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तहस नहस कर देता है। आप डिप्रेशन, पैनिक अटैक, घबराहट के दौरे और मनोदैहिक साइकोसोमैटिक रोगों से पीड़ित हो सकती है। आप खुद को खो देती है। जब आप आईने में देखती है तो उस हंसमुख और आत्मविश्वासी महिला को नहीं पहचान पाती जो आप कभी हुआ करती थी। उसकी जगह आप बुझी हुई आंखों वाली एक थकी हुई, डरी हुई हस्ती देखती है। यही नर्सिसिस्ट का अंतिम लक्ष्य होता है। भले ही वह अनजाने में हो, वह खुद को भर नहीं सकता, इसलिए उसे आपको खाली करना पड़ता है। शराब बस इस प्रक्रिया को तेज कर देती है, इसे और भी तेज और क्रूर बना देती है। यह एक घोलक, सॉल्वेंट की तरह काम करती है, जो नर्सिसिस्ट को आपके व्यक्तित्व को मिटाने और उसकी जगह अपना खुद का क्रूप, बदसूरत चित्र बनाने में मदद करता है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? शराब नॉर्सिसिस्ट को बदलती नहीं है। ये किसी अच्छे इंसान को बुरा नहीं बनाती। ये तो बस उसका नकाब हटाती है और उसका असली चेहरा दिखाती है। एक ऐसा चेहरा जिसमें सहानुभूति, एम्पाथी नहीं है, जो सिर्फ नफरत से भरा है और जिसे सिर्फ ताकत की भूख है। नशे में धुत नॉर्सिसिस्ट खुद का ही एक गाढ़ा,
अनफिल्टर्ड रूप होता है। इन 30 चरणों में से हर एक कोई अचानक की गई गलती या रुकावट नहीं है, बल्कि भावनात्मक दुर्व्यवहार, इमोशनल अब्यूज के उस चक्र का एक स्वाभाविक कदम है जो बार बार दोहराया जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो आपको निकालना है, आप उसे सुधार नहीं सकते, बचा नहीं सकते और न ही समझ सकते हैं। आप अपनी मोहब्बत से उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। शराब उसके व्यवहार की वजह नहीं है, बल्कि सिर्फ एक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है। असली कारण उसके व्यक्तित्व विकार, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में निहित है। आपका काम उसे बचाना नहीं, बल्कि खुद को बचाना है। इस मुश्किल वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इन विवरणों में अपनी स्थिति को पहचाना है, तो कृपया जान लें, आप अकेले नहीं हैं और रास्ता जरूर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसे व्यवहार का सामना किया है? आपके अनुसार नार्सिसिज्म और शराब के मेल में सबसे खतरनाक क्या है?